माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। श्री देवी सिंह बाटी, श्री नंदलाल मीणा, काटी नाम, श्री नंदलाल मीणा, श्री रामनारायण मीणा, क्या 106? जी, खंड 1। जी हाँ, प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाली सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों के हालात ठीक करना एक निरंतर प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। सुधार के उपायों में सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, व्यवसाय वृद्धि एवं व्यवसाय विविधीकरण हेतु विभिन्न योजनाएं जारी करना, ICDP की योजनाएं लागू करना, सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करवाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, राजकीय वित्तीय सहायता आदि सम्मिलित है। खंड 2। जी हाँ, व्यवस्थापक के 322 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन है। खंड 3। जी नहीं, पैक्स लैम्स कर्मचारी चयन नियुक्ति एवं सेवा शर्तें 2008 में प्रावधान नहीं है। खंड 4। जी नहीं, क्योंकि पैक्स लैम्स कर्मचारी चयन नियुक्ति एवं सेवा शर्तें 2008 में उल्लेखित शर्तों के अधीन अस्थायी व्यवस्थापक के नाम से कोई पद नहीं है। खंड 5। जी हाँ, व्यवस्थापकों के वेतनमान संशोधित किया जाना राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। मेरा प्रश्न का प्रथम भाग है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का। सहकारी समिति इंक्लूड्स बैंक, वो कोऑपरेटिव बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो, मार्केटिंग बोर्ड। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री जी कि ये बैंकों की भी जो स्थिति है, इसलिए ग्राम सेवा सहकारी समिति भी नहीं है। और मैं इस विधानसभा में अर्ज कर सकता हूँ, कुछ बैंकों में 15% जो MD लगाए गए हैं पैसा लेते हैं, किसानों को ऋण देते हैं। एक तो वह है। दूसरा, 322 पदों की भर्ती तो बहुत दिनों से चल रही है, आप उनको कब तक पूर्ति करोगे? तीसरा, मेरा ये निवेदन करना है, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को माननीय अध्यक्ष जी 3050 रुपया मिलता है, एक चपरासी से कम पैसा मिलता है। इसलिए मंत्री जी, ये सरकार तो गांव गरीब किसान की सरकार है,
हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेईमानी की है, मैं मानता हूं इस बात को, और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के प्रति उनकी कतई हमदर्दी इसलिए नहीं थी कि गरीब तबके से आने वाले छोटे कर्मचारी थे। इसलिए मंत्री जी, मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है और कब तक, क्योंकि फाइलें शिथिलता से चले अधिकारियों के पास, ये कतई उचित नहीं माना जा सकता। दूसरा मेरा आपसे अर्ज करना है कि प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष जी, बहुत सी बड़ी सहकारी समितियां हैं जहां एक व्यवस्थापक काम इसलिए नहीं कर सकता, नरेगा का काम चल रहा है, किसी सहकारी समिति में तो मिनी बैंक है और वहाँ 3-3, 2-2 हज़ार के खाते भी हैं। इसलिए ये प्रावधान तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिस योजना को कांग्रेस अपनी बहुत प्रमुख उपलब्धता से गांव में जिसकी वजह से एक विकास की गंगा बह रही है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री जी कि एक तो वेतनमान संशोधित करने की क्या आपके द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कब तक करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के समय से जो करप्शन बैंकों में सहकारी समिति में आ रहा है और जिसके लिए विधानसभा में मेरे जैसे साधारण एमएलए ने भी आपसे अर्ज किया है, आप छांट करके बैठ करके उन करप्शन के वाले अधिकारियों के खिलाफ, जैसे कोऑपरेटिव बैंक टोंक है उसमें 20 करोड़ का घपला पहले हो चुका है। आज भी बहुत से किसानों की जमीन से ज्यादा 3-4 गुना बैंकों में लोन है, किसानों में बैंकों का। ऐसी जो स्थितियां पैदा हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय सहकारिता मंत्री से, जो गांव से आते हैं, वो इसके बारे में क्या क्या सरकार का विचार है, सरकार क्या करने जा रही है, और इन गरीब व्यवस्थापकों की तनख्वाह बढ़ाने को और बड़ी सहकारी समितियों में सहायक व्यवस्थापक नियुक्त करने को और सेवा शर्तों में का प्रावधान लागू करने के बारे में सरकार का क्या विचार है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इन व्यवस्थापकों के संबंध में इनके वेतनमान में सरकार क्या करने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि व्यवस्थापकों की बहुत लंबे समय से मांग थी, और ये थी कि हम किसी भी संस्था का कर्मचारी हमको बनाया जाए। जब व्यवस्थापक रिटायर होता था वो खाली हाथ कर जाता था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में हम इस मामले को कैबिनेट में लेकर गए, इनके सेवा नियम बनाए गए, इनको संस्था का कर्मचारी माना गया, और खुशी होगी कि हमारी कैबिनेट ने पिछली वाली ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व 24 महीने का ग्रेजुएटी इनको पहली बार, जैसे दूसरे कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देते हैं उस तरह पहली बार इनको 24 महीने का ग्रेजुएटी का फैसला किया, जिसको पिछली सरकार ने, जो पिछली सरकार थी उसने घटाकर 18 महीने का कर दिया। और व्यवस्थापकों की नियुक्ति का जो मामला है वो अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो सहायक व्यवस्थापक काम कर रहे थे उनके लिए एक लंबा चौड़ा विज्ञापन निकाला, 1 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने इकट्ठा किया, कानून देखा नहीं, रूल्स देखे नहीं, और इनको कह दिया आप परीक्षा दीजिए। जो 15 साल 20 साल से सहायक व्यवस्थापक लगे हुए थे उनको भी कह दिया पिछली सरकार ने कि आप परीक्षा देकर आप दोबारा स्क्रीनिंग कराइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी रहूँगा, जब ये हमारी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिले व्यवस्थापक कि साहब 20 साल बाद हम कहाँ परीक्षा देने जाएंगे, हमारी स्थिति नहीं है। मैं आपको माननीय सदस्य सूचित करूँगा कि सरकार ने फैसला किया है जितने भी सहायक व्यवस्थापक करीब 1400 के करीब आज राजस्थान में हैं, हम उनको बैंकों में जो स्क्रीनिंग कमेटियां हैं, कोई परीक्षा नहीं, सबको हम स्थायी व्यवस्थापक बनाने जा रहे हैं। और जो सहायक व्यवस्थापक जो पद खाली रह गए, जो सीधी भर्ती से हम 322 भरेंगे, वो भी अब सरकार के स्तर से कहीं कोई हम भर्ती नहीं करेंगे। ये काम बैंकों का, समितियों का है, समितियों के कर्मचारी है, तो सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो। बैंक की और समिति मिलकर इनकी भर्ती करे, जिससे अच्छे लोग, गांव के जो अच्छे टैलेंट लोग हैं वो इसमें भर्ती हो सके। वो भी हमने बैंकों को माननीय अध्यक्ष महोदय निर्देश दे दिए हैं। आपने कहा भ्रष्टाचार का, इनका जो मामले हैं, आप सही कह रहे हैं। टोंक में पिछली सरकार में जब मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, वहाँ के एमडी ने 1 करोड़ का घपला किया। मार्केटिंग वो थी देवली, जिसको उन्होंने लिमिट बना दिया, कोई माल नहीं था, उसकी हमने जांच कराई, एमडी को हमने सस्पेंड किया।
दोबारा जो सरकार आई दूसरी, उस एमडी को वापस 5 साल फिर वहाँ लगा दिया और ज़्यादा घपला हो गया वहाँ। हम उस पूरे मामले की जांच करवाई है। देवली मार्केटिंग से सीसीबी टोंक को 1.25 करोड़ रुपए लेना है। बैंक के देवली के पास कोई माल नहीं था, गंवार प्लेज कर दिया और प्लेज कर दिया, इस तरह का घपला हुआ था। उनके खिलाफ नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ भी घपले होंगे आप बताएं, सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं मैं। तो जहाँ भी आपको ये लगे कि कोऑपरेटिव में यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये 5 साल में हुआ है, आप शिकायत करें, हम उसकी जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी पाएगा हम उसको कतई नहीं बचाएंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री 2 ही बात पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। 2 प्रश्न मेरा। एक तो आपने भाग 5 का जवाब दिया है माननीय मंत्री जी, व्यवस्थापकों के वेतनमान संशोधित किया जाना राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी आपके ध्यान में आया था। इसको आप कब तक कर देंगे? मेरा तो एक थोड़ा सा, क्योंकि विभाग में फाइलें थोड़ी आप ध्यान नहीं दोगे तो व्यवस्थापकों की जब वेतनमान ही बहुत कम होगी, तो एक तो मेरा आपसे अनुरोध करना है माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। दूसरा, ये जो आपका 4 है, उल्लेखित शर्तों के अधीन अस्थायी व्यवस्थापकों के नाम से कोई पद नहीं है। जब आप सरकार चाह रही है कि अस्थायी व्यवस्थापकों को स्थायी व्यवस्थापक करें, जो भी आपकी भावना शुद्ध है, सरकार उन छोटे तबके के कर्मचारियों के पक्ष में भावना रखती है, तो ये इनकी एज का जो सवाल है, क्योंकि जो 10 साल से 15 साल से आज किसी की एज इतनी होगी कि रिटायरमेंट पे आ रहा है, तो क्या मानवीय दृष्टिकोण आप अपनाएंगे? तीसरा मेरा अध्यक्ष, 2 की बात से फिर तीसरा नहीं, 2 तो आ जाना तो जवाब। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है फिर आप कहोगे आगे, तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, जैसे बूंदी जिले का सवाल है अध्यक्ष जी, वहाँ 122 मंत्री जी 122 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और मात्र 55 वहाँ व्यवस्थापक कार्यरत है। किसी व्यवस्थापक के पास 3 है। ये स्थिति राजस्थान में हो रही है। मैं मानता हूँ आपकी भावना की, मैं कदर करता हूँ कि पिछली सरकार ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली सरकार थी, उन्होंने कोऑपरेटिव पे ध्यान नहीं दिया। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा कोऑपरेटिव के ज़माने में, लेकिन चूंकि आपके पास समय है और जितना जल्दी कर सके, इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि एक जब नरेगा का काम मिनी बैंक कोऑपरेटिव में स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जैसे 3 सहकारी समितियां हैं, आपके नमाना है, बड़ी सहकारी समिति है, बूंदी तहसील की है, नमाना, गढ़दा, सुंदरपुरा, ये हालत मेरे अलीगढ़ में, उनियारा में, देवली में है। तो आप तो ये कब तक एक सहकारी समिति के पास एक व्यवस्थापक हो, और ये तनख्वाह का जो आप पूरा क्लियर नहीं कर पाए मंत्री जी, ये वेतन जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे होगा? इसलिए इसके बारे में थोड़ा आप क्लियर करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने खंड 5 के बारे में पूछा, वेतनमान का मामला हमने वित्त विभाग को भेजा हुआ है और वित्त विभाग से जब अप्रूवल हो जाएगा, स्वीकृति हो जाएगी माननीय सदस्य, उसके बाद हम कैबिनेट में लेकर जाएंगे। और यदि इनकी आवश्यकता महसूस की, वित्त विभाग ने, इनकी स्थितियाँ ठीक हुई, वित्तीय स्थितियाँ समितियों की ठीक हुई, उनके पास देने को पैसा हुआ, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार, वित्त विभाग से स्वीकृति के आने के बाद मैं कैबिनेट से रिक्वेस्ट करके इस मामले को ले जाकर बहुत जल्दी से जल्दी करने की सरकार प्रयास करेगी। दूसरा आपने पूछा अस्थायी व्यवस्थापकों के बारे में। अस्थायी व्यवस्थापक नहीं होता है, सहायक व्यवस्थापक होता है। अस्थायी व्यवस्थापक के नाम से समितियों में कोई पद नहीं है। जो भी सहायक व्यवस्थापक है उनको हम रेगुलाइज कर रहे हैं, और इनकी जो आप कह रहे हैं कि मिनी बैंकों में, ये सही है। हमारे 30 लाख खाते नरेगा के आज भी हमारे मिनी बैंकों में हैं। वहाँ उनकी आवश्यकता महसूस जहाँ भी समिति करेगी, सरकार उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। समिति का जितना कारोबार होगा, समिति जो कर्मचारी लगाना चाहे, वो बैंक के स्तर से और समिति के स्तर से जो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी तय करेगी कहाँ किसको। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हर समिति को अलग से व्यवस्थापक मिल जाए। इसके लिए हमने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए। जो भी रिक्त पद है, अभी हमारे आपने पूछा दूसरे बैंकों में भी पीएलडीबी के लिए जो रिक्त पद थे, उनकी वित्त विभाग से हमको स्वीकृति मिल चुकी है। और ये सब चीज़ें करके हम चाहते हैं कि गांव में कोऑपरेटिव का काम
हमारी 2700 के करीब 5200 में से 2700 के करीब सोसाइटियों को हम मिनी बैंक का दर्जा दे चुके और इस वित्तीय वर्ष में हम एक भी ग्राम सेवा सहकारी समिति ऐसी नहीं रहेगी जहां पर नरेगा के खाते खोलने के लिए मिनी बैंक नहीं होगा। सबको मिनी बैंक बनाएंगे जिससे गांव के लोगों को दूसरे कॉमर्शियल बैंकों में नहीं जाना पड़े, गांव के लोगों को नरेगा के खातों की सुविधा वहीं गांव में मिले, ऐसा हमारा विचार है। और सहकारिता के बारे में आपके जो भी सुझाव आएंगे हम उसको करेंगे, कंसीडर करेंगे। मुझे खुशी है कि राजस्थान में अध्यक्ष महोदय चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक हो रहे हैं, पहली बार चुने हुए लोगों को सत्ता मिलेगी, इसलिए कोऑपरेटिव कैसे मजबूत हो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, जो आपने सरकार का जो महामहिम का अभिभाषण पढ़ा उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न आप इजाजत अगला दो। प्रश्न। मेरा ये है, प्लीज हो गए आपके 3-4 आपने एक भी सहकारी समिति कंप्यूटराइज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है सहकारिता को बढ़ावा मिले, इसके बारे में सरकार थोड़ा सा बता दें तो मेरा जानने डॉक्टर ख्याल है। राजकुमार शर्मा, प्रश्न संख्या 107। ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय, नंबर 1, राज्य में 31 दिसंबर 2003 को कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 4988 मेगावाट थी। इससे राज्य को उस दिन 803.32 लाख यूनिट विद्युत उपलब्ध हुई। 31 दिसंबर 2003 को अधिष्ठापित क्षमता का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय। नंबर 2 सर, राज्य में 1 जनवरी 2004 से 30 नवंबर 2008 तक राजकीय क्षेत्र में 455 मेगावाट साझेदारी परियोजनाओं से 1.49 मेगावाट, केंद्रीय परियोजनाओं के आवंटन में 529.39 मेगावाट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 565.63 मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि हुई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। राज्य में लगाए गए नए विद्युत ग्रहों की लागत का विवरण परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। साझेदारी परियोजनाओं के अंतर्गत आंकड़ा व्यास की पोंग की 6ठी इकाई में क्षमता परिवर्धन होने से राज्य की स्थापित क्षमता में 3.51 मेगावाट की वृद्धि हुई। इस इकाई के क्षमता परिवर्धन में कुल 331.46 लाख रुपीस का व्यय हुआ, जिसमें राजस्थान राज्य के हिस्से 58.5% में 193.90 लाख रुपए व्यय हुए। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना में राज्य की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होती है अध्यक्ष महोदय। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से पवन ऊर्जा एवं बायोमास ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपीस पर मेगावाट है अध्यक्ष महोदय। नंबर 3 सर, जी हां, आगामी वर्षों में राज्य के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की संभावना है। राज्य को वर्ष 2013-14 तक विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान में राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त नई विद्युत परियोजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है। इन सभी परियोजनाओं का विवरण अध्यक्ष महोदय निम्न प्रकार है। निर्माणाधीन परियोजनाएं स्टेट सेक्टर। नंबर 1, कोटा तापीय विद्युत गृह यूनिट 7, यह अध्यक्ष महोदय 195 मेगावाट जनरेट करेगी। नंबर 2, सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह यूनिट नंबर 6, ये 250 मेगावाट यूनिट जनरेट करेगी अध्यक्ष महोदय। छबड़ा तापीय विद्युत गृह इकाई नंबर 1 और 2, ये ईच 250 मेगावाट जनरेशन की यूनिट्स हैं अध्यक्ष महोदय। छबड़ा तापीय इकाई 3 और 4, ये भी अध्यक्ष महोदय एवरी ईच दैट विल जनरेट 250 मेगावाट यूनिट। काली सिंध तापीय विद्युत गृह यूनिट 1 और 2, ये अध्यक्ष महोदय 660 मेगावाट 600 मेगावाट ईच यूनिट जनरेट करेंगे अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ गैस विद्युत गृह 160 मेगावाट। नई स्वीकृत परियोजनाएं अध्यक्ष महोदय, गिरिल तापीय विद्युत गृह यूनिट 3 और 4, ये अध्यक्ष महोदय गिरिल 3 और 4 ईच 125 मेगावाट जनरेट करेंगे अध्यक्ष महोदय। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह इकाई 7 और 8, ये अध्यक्ष महोदय सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशंस हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है और ये भारत की अपनी तरह की विलक्षण यूनिट्स हैं, जिससे 2 into 660 मेगावाट यूनिट्स। ये अध्यक्ष महोदय सूरतगढ़ में 7 and 8 यूनिट्स स्थापित होंगी। छबड़ा में भी अध्यक्ष महोदय 2 into 660 मेगावाट। दीज आर आल्सो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट्स। अध्यक्ष महोदय ये भी अपना जनरेशन करेंगे। अब सर मैं आपको सेंट्रल सेक्टर के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। निर्माणाधीन परियोजनाएं अध्यक्ष महोदय बरसिंगसर लिग्नाइट तापी विद्युत गृह, ये 125 ईच मेगावाट की यूनिट है अध्यक्ष महोदय। 2 हैं RAPP यूनिट 5 and 6, ये अध्यक्ष महोदय न्यूक्लियर बेस्ड हैं और ये 2 into 220 मेगावाट की यूनिट्स हैं अध्यक्ष महोदय। प्राइवेट सेक्टर में अध्यक्ष महोदय हमारी जलीपा कपूरडी तापी विद्युत गृह इकाई, इसका 8 यूनिट है अध्यक्ष महोदय, ईच ऑफ 135 मेगावाट और ये राजवेस्ट के नाम से भी जानी जाती है अध्यक्ष महोदय। ये इकाई 8 है। नई स्वीकृत परियोजना में अध्यक्ष महोदय बांसवाड़ा तापी विद्युत गृह इकाई, ये अध्यक्ष महोदय प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दीज आर आल्सो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, ये 660 मेगावाट ईच हैं अध्यक्ष महोदय और ये बांसवाड़ा में प्राइवेट सेक्टर में लगाई जाएंगी। लास्ट है अध्यक्ष महोदय गुड़ा तापी विद्युत गृह, ये 70 मेगावाट यूनिट की अध्यक्ष महोदय। उपरोक्त वर्णित सभी परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने पर राज्य के विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की संभावना। अध्यक्ष महोदय ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये जितना अपना जनरेशन होगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड टू 213 हमारा जो लास्ट, उसमें राज्य डेफिनेटली विद्युत के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। और इन योजनाओं पे कार्य प्रारंभ है और जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है अध्यक्ष महोदय, इनका सेक्शन 4 के 2 के नोटिस जारी हो चुके हैं, इनके कार्य। नंबर 4 अध्यक्ष महोदय, जी हां, राज्य में उपलब्ध सौर ऊर्जा का लाभ प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 50 मेगावाट क्षमता के पावर प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त 50 मेगावाट क्षमता के 2 प्रोजेक्ट्स इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाएंगे। बायोमास आधारित ऊर्जा से आगामी वर्षों में 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही एक नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। वर्ष 2009-10 में 20 मेगावाट क्षमता के नए बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 735 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट स्थापित है। चालू वर्ष में 300 मेगावाट अतिरिक्त पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2009-2010 के बजट में वर्तमान सरकार ने ऊर्जा को जो प्राथमिकता के अंदर रखा है उत्पादन को, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाग 3 में आपने जो निर्माणाधीन परियोजनाएं कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध, रामगढ़ की बताई है, ये परियोजनाएं कब तक पूर्ण हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग 3 के उत्तर में आदरणीय मंत्री जी ने जो गिरल व सूरतगढ़ की नई स्वीकृत परियोजनाएं बताई हैं, इन परियोजनाओं को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा और इनसे राज्य को कितनी बिजली मिलेगी? ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय, जो माननीय नवलगढ़ से आने वाले सदस्य ने पूछा है, मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। कोटा तापी विद्युत गृह यूनिट नंबर 7, ये अध्यक्ष महोदय ये अभी जनरेट कर रही है पावर, ये नई यूनिट है और इसको 195 मेगावाट जनरेट करना है। इसको अभी हमने टाइट कर दिया है अध्यक्ष महोदय और अभी ये 105 मेगावाट जनरेट कर रही है और 31 अगस्त तक अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नई यूनिट को अपना मॉनिटर होने में और वर्किंग एफिशिएंसी में आने में अध्यक्ष महोदय थोड़ा समय लगता है। 31 अगस्त तक महोदय जो कोटा तापी विद्युत गृह यूनिट 7 है हमारा,
ये अध्यक्ष महोदय 31 अगस्त तक अभी 105 यूनिट मेगावाट जनरेट कर रहा है अध्यक्ष महोदय, और 31 अगस्त तक ये फुल 195 मेगावाट पे आ जाएगा। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 6, ये अध्यक्ष महोदय 250 मेगावाट की, ये मेगावाट ये अध्यक्ष महोदय हमारी प्रारंभ हो गई है, नई यूनिट है ये भी, और अभी 80 मेगावाट जनरेट कर रही है अध्यक्ष महोदय, और 31 अगस्त तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नई यूनिट को उसको इन ऑपरेशन आने में अध्यक्ष महोदय टेक्स लिटिल टाइम। तो 250 मेगावाट का जो इसका इतना एक्सटेंड जनरेशन है अध्यक्ष महोदय 31 अगस्त तक हो जाएगा। छबड़ा यूनिट 1 और 2, ये अध्यक्ष महोदय 250 मेगावाट ईच यूनिट्स हैं, और छबड़ा 1 ये अध्यक्ष महोदय 30 सितंबर यानी रबी के सीजन के पहले ये अध्यक्ष महोदय अपना 250 मेगावाट जनरेट करने लगी। नंबर 2 यूनिट अध्यक्ष महोदय छबड़ा 250 मेगावाट नंबर 2, ये अध्यक्ष महोदय मार्च 31, 2010, ये अध्यक्ष महोदय बिफोर इंस्टॉलिंग दीज यूनिट्स वी हैव टू डिसाइड द डेट ऑफ देयर ऑपरेशन। तो ये अध्यक्ष महोदय मार्च 2010 में हमारा छबड़ा जनरेट करने लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय यूनिट 3 और 4 छबड़ा में अनदर 3 और 4 हमारी यूनिट्स हैं, और ये ईयर 11 और 12 में ये जनरेट करने लगेंगी। दिस इज द डी डे फिक्स फॉर द जनरेशन ऑफ दीज यूनिट्स। काली सिंध के बारे में जो नवलगढ़ से आने वाले सदस्य ने बताया, ये बहुत बड़ी यूनिट है अध्यक्ष महोदय हमारी, 600 मेगावाट ईच है अध्यक्ष महोदय, एंड 11 और 12 में ये हमें 1200 मेगावाट देगी अध्यक्ष महोदय। दैट विल बी ए गुड हेल्प टू आवर जनरेशन ऑफ द राजस्थान। रामगढ़ गैस में अध्यक्ष महोदय 160, दिस इज द गैस ऑपरेटेड यूनिट, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अलग से हमने समझौता किया था, हमारे पेट्रोलियम के अधिकारी आए हुए थे, एंड दे have agreed to give us extra gas for this, and they have agreed also to give gas for धौलपुर हमारी जो डेफिशिएट कर रही थी। ये गैस आधारित यूनिट है अध्यक्ष महोदय रामगढ़ गैस विद्युत, और इससे हमें 160 मेगावाट मिलेगा, एंड द डी डे अध्यक्ष महोदय 11-12। गिरल के लिए माननीय नवलगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा था, ये अध्यक्ष महोदय लिग्नाइट बेस्ड है, लिग्नाइट के हमारे विपुल भंडार है अध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर में और बीकानेर में अध्यक्ष महोदय वी हैव गॉट द लिग्नाइट। अध्यक्ष महोदय हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जनरेशन में, कि हमारे अधिकतर राजस्थान के हमारे प्लांट्स हैं, दे आर कोल बेस्ड एंड कोल कम्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ में हमें अलोकेशन कराना पड़ता है अध्यक्ष महोदय कोल के लिए, और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। फिर भी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष उनके आग्रह और निर्देश से हमारे जो कोल मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही हैज एग्रीड टू गिव अस कोल फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू एलोकेट अस। तो अध्यक्ष महोदय इनमें जो ये गिरिल की यूनिट्स हैं उनमें हमें फायदा क्या है, राजस्थान में हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे लिग्नाइट के भंडार, बीकानेर में वी हैव गॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लिग्नाइट, जैसलमेर में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, उसमें अध्यक्ष महोदय सल्फर कंटेंट्स थोड़े ज्यादा हैं, उसके बावजूद भी हमारी ये गिरिल की यूनिट्स हैं, ये अध्यक्ष महोदय 12 और 13 के अंदर हमारे आ जाएंगी। 12-13 में दोनों यूनिट गिरिल की नंबर 3 और 4 ये हमारी आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय। सूरतगढ़ के लिए आपने हमारे नवलगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा, अध्यक्ष महोदय सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है ये, और भारत के अंदर लिमिटेड प्लेसेस पे ही अभी सुपर क्रिटिकल एनटीपीसी भी लग रहा है अध्यक्ष महोदय, ये 13-14 में आ जाएगा। और बरसिंगसर है दिसंबर 09, बरसिंगसर है ये भी लिग्नाइट है अध्यक्ष महोदय, बरसिंगसर लिग्नाइट बेस्ड है, 125 ईच है, ये बीकानेर में स्थित है, ये दिसंबर 09 में आ जाएगा, और सेकेंड यूनिट मार्च में आ जाएगी। आरएपीपी अध्यक्ष महोदय 2011 में एक्सपेक्टेड है, और जलिस्पा कपूटी राजवेस्ट अध्यक्ष महोदय अभी 29 अगस्त को एक्सपेक्टेड है, इसी 29 अगस्त को 29 अगस्त ऑफ दिस मंथ कि वो अपना राजवेस्ट वाले 135 मेगावाट यूनिट जनरेट करेंगे, एंड दे आर कमिंग आउट देयर 8 यूनिट्स आफ्टर एवरी 3 और 4 मंथ्स। ये अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से है। और बांसवाड़ा में 260 मेगा जो 660 सुपर क्रिटिकल अध्यक्ष महोदय, इट विल कम इन 13-14, और गुडा में 13-14 एक्सपेक्टेड। अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी ने, नहीं अभी मेरे कुछ सवाल बाकी हैं। योजनाएं इन्होंने स्वीकृत की अच्छी अच्छी और उनको क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ निश्चय भी किया है, लेकिन वर्तमान में हालात बड़े खराब हैं। पिछली सरकार ने जो चुनाव का जो वर्ष था, प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उसमें जो बिजली खूब दी और 1 साल के लिए चुनाव को देखते हुए और अब बिल्कुल एकदम रुकसा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो इस समय बिजली मिल रही है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, कब कट रही है, कब कटौती हो रही है? चारों तरफ त्रायबा पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुझाव भी देना चाहता हूं कि आप एक बिजली विभाग को निर्देश दें कि समय जो कटौती का है वो आप उसमें दें। कटौती का समय है वो उनको समाचार पत्रों के माध्यम से जरूर बताना चाहिए ताकि जनता के अंदर उनकी जानकारी मिल सके। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य में बिजली की कितनी मांग है और उसके मुकाबले हमारे राज्य में कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और कितनी बिजली हमें अन्य राज्यों से खरीदनी पड़ रही है। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास आधारित ऊर्जा व अन्य जो भी वैकल्पिक स्रोत हैं उनको बढ़ाने के लिए व इन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन वैकल्पिक स्रोतों का विकास हो सके और हमें बिजली की कमी की समस्या से छुटकारा मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल ये भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि विधानसभा क्षेत्र जो मेरा नवलगढ़ है उसमें लोहारगल बहुत ही चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और उसके आसपास स्थित रघुनाथगढ़ व अन्य स्थानों पर पहाड़ों की ऊंचाई काफी है। क्या आप इन स्थानों पर पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाने का विचार रखते हैं? और मेरा अंतिम निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कि वर्तमान में राज्य सूखे की चपेट में है, क्या इससे देखते हुए किसानों के पिछले 4 माह के बिल माफ करने का कोई आप विचार रखते हैं? विचार रखते हैं तो आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जरा शॉर्ट। ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारा अपना राजस्थान का जो पर डे रिक्वायरमेंट है अध्यक्ष महोदय वो 792 लाख यूनिट है अभी हमारा जनरेशन के साथ जो हमें खरीद के भी हमारा स्वयं के जनरेशन से अध्यक्ष महोदय 792 लाख यूनिट्स हमें मिल रही हैं प्रतिदिन और हमें अध्यक्ष महोदय 150 लाख यूनिट हमारे जो अपने अन्य स्रोत हैं जिसमें पावर एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज है, एनटीपीसी है, उनसे अध्यक्ष महोदय 150 लाख यूनिट हमें पर डे खरीदना पड़ रहा है और हमारा जो अभी नए यूनिट्स आए हैं अध्यक्ष महोदय कोटा और सूरतगढ़ उनसे भी करीबन हमको अभी 100 लाख यूनिट मिल रही है। इस तरह से अवेलेबिलिटी अध्यक्ष महोदय हमारी करीबन 1000 लाख यूनिट पर डे। अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरे आपको जैसा कि माननीय मैं सभी सदन के साथियों को कहना चाहूंगा, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय बारिश की कमी से अध्यक्ष महोदय लास्ट टाइम राजस्थान ने बिजली बेची थी क्योंकि बारिश का बहुत अच्छा एवरेज था और इस वक्त राजस्थान को बड़ी ऊंची कीमत पे खरीदनी पड़ रही क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तरी भारत में अध्यक्ष महोदय बारिश की कमी से बिजली का कंजम्पशन बढ़ गया। इस समय बारिश की अधिकता से अध्यक्ष महोदय बिजली की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रेनफॉल हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पेपर में भी आया कल के अपने फेमीन की उनको इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा भी करी है। अध्यक्ष महोदय, ये पहली स्टेज है कि जो हमारा हाइडल पावर स्टेशन थे हमारे भाखड़ा के, उसमें अध्यक्ष महोदय गोविंद सागर में 30% पानी है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक जो प्रश्न पूछे उनका जवाब स्पेसिफिकली अध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करना चाहूंगा, तो हमारा 1 लाख यूनिट हमारा हमारा 1000 लाख यूनिट पर डे हमारा अपना इस तरह से होता है और हमें अध्यक्ष महोदय हमारा जो खर्च है उसमें उसको हमें कटौती करनी पड़ रही है उसको बैलेंस करने के लिए, और कटौती के बारे में हमारे डिस्कॉम्स को अलग अलग निर्देश दिए हुए हैं और उनको अवेलेबिलिटी के अनुसार अध्यक्ष महोदय इस बार हमें जो हमारा डेफिशिएट है, क्योंकि हमारा 1000 लाख यूनिट का तो हमारा अपना परचेज और स्वयं का जनरेशन है और जो खर्च है वो इससे कहीं अधिक है, उसको बैलेंस करने के लिए अध्यक्ष महोदय ये हमको एग्रीकल्चर को
कृषि को पूरा 4 घंटे बिजली मिले या 5 घंटे मिले, क्योंकि 5 घंटे निश्चित किया हुआ है, लेकिन अवेलेबिलिटी की कमी कारण अध्यक्ष महोदय उनको निर्देश दिए हुए हैं कि उनके अंदर वो कहीं भी पावर कट लगाएं अपना, और इसके अनुसार उनको अवेलेबिलिटी के अनुसार 4 से 5 घंटे तक बिजली दें। आई एम सॉरी मेरे अपने सभी साथियों से कि कहीं मेरे जो हाउस के अपने सभी मेंबर्स हैं कि उसमें इस समय, क्योंकि पूरे भारत की यही स्थिति हो रही है, राजस्थान ही अलग से ऐसा प्रांत नहीं है जो इसे सफर कर रहा हो। राजस्थान की कंडीशन और स्टेट से बेटर है। प्रॉपर दिल्ली सिटी में अध्यक्ष महोदय 6 घंटे का पावर कट लगा। पंजाब के अंदर एयर कंडीशनर बंद कर दिए गए। हरियाणा में यही स्थिति है, वहां पे यहाँ भी कर दो। तो अध्यक्ष महोदय ये इस तरह की परिस्थिति है, बट इट इज टेम्पररी फेज अध्यक्ष महोदय। तो हमारा जो डिफरेंस है अध्यक्ष महोदय, हमारे जनरेशन परचेज में और एक्सपेंडिचर में, ये से कट से हम कर रहे थे। श्री मुरारी लाल मीणा। अगला तो प्रश्न श्री इसमें तो मुरारी लाल बिजली पे तो मीणा। पूछ लेना तो साहब। श्री मुरारी लाल मीणा, ज्वलंत सवाल है ये। ये सार्वजनिक निर्माण क्वेश्चन है मंत्री सर। श्री मुरारी लाल मीणा, प्रश्न संख्या 108। सार्वजनिक निर्माण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से खंड 1 मेगा हाईवे अलवर से सिकंदरा तक के निर्माण हेतु राशि 104.36 करोड़ की स्वीकृति थी। खंड 2 अलवर से सिकंदरा मार्ग पर उन्नयन कार्यों पर रिटकोर द्वारा माह जून 2009 तक कुल 94.18 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। खंड 3 जी नहीं, अलवर से सिकंदरा मेगा हाईवे परियोजना की कुल लंबाई 81 किलोमीटर में से अब तक करीब 76 किलोमीटर सड़क का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें बांदीकुई व बसवा बाईपास एवं 2 आरओबी निर्माण शामिल हैं। शेष कार्य, जिसमें राजगढ़ बाईपास व महुआ रेलवे ब्रिज का कार्य सम्मिलित है, वर्तमान में प्रगति पर है। खंड 4 मेगा हाईवे में बांदीकुई बाईपास का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं राजगढ़ बाईपास का कार्य प्रगति पर है, जिसे लगभग 4 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। खंड 5 राज्य सरकार से स्वीकृति पश्चात इस मेगा हाईवे पर किलोमीटर 4 बाणगंगा ब्रिज और किलोमीटर 64 महुआ खुर्द पर दिनांक 31/8/2008 से राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के अनुरूप जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दरों से रिटकोर द्वारा टोल वसूल किया जा रहा है। दरों का विवरण परिशिष्ट पर प्रस्तुत है। खंड 6 जी हाँ, यह सही है कि इस सड़क मार्ग पर राजगढ़ बाईपास के अतिरिक्त 70 किलोमीटर लंबाई के लिए 31/8/2008 से रिटकोर द्वारा टोल राशि वसूल की जा रही है। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के पश्चात जारी अधिसूचना के अनुसार कुल सड़क के 50% से अधिक लंबाई में एवं कम से कम 50 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने पर उस मार्ग पर अनुपातिक दरों से टोल संग्रहण का प्रावधान है। इस सड़क मार्ग पर कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज पड़ते हैं, जिनमें से 2 आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं शेष 2 रेलवे ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि राजस्थान में अब तक कुल कितने मेगा हाईवे परियोजनाएं स्वीकृत की गई, उनमें से कितने के कार्य पूर्ण हो गए और कितने कार्य अधूरे हैं, इनका निर्माण किस कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है, राजस्थान में मेगा हाईवे परियोजना के अंतर्गत फलोदी से पचपदरा कुल लंबाई 154 किलोमीटर, परियोजना की वित्तीय लागत 188.50 करोड़ रुपए। पचपदरा से रामजी गोल कुल लंबाई 138 किलोमीटर, इस पर व्यय राशि 197.20 करोड़ रुपए। हनुमानगढ़ से रतनगढ़ कुल लंबाई 200 किलोमीटर, व्यय राशि
35.50 किलोमीटर। रतनगढ़ से किशनगढ़, इसकी कुल लंबाई 207 किलोमीटर। व्यय राशि 283.90 करोड़ रुपए। अलवर से सिकंदरा, कुल लंबाई 81 किलोमीटर, लागत 110.90 करोड़ रुपए। बारां से झालावाड़, लंबाई 78 किलोमीटर, व्यय राशि 110.90 करोड़ रुपए। लालसोट से कोटा, लंबाई 105, कुल लागत 298.20। इस तरह ये 7 हाईवे का निर्माण किया है, जिसमें कुल 1053 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है और इस पर कुल लागत 1525.10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये कार्य रेडकोर कंपनी के माध्यम से किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि रेडकोर कंपनी इसमें सरकार की मान की हिस्सेदारी कितनी है और क्या राजस्थान के अंदर और परियोजनाएं भी इसके अंदर प्रस्तावित हैं, क्योंकि रेडकोर कंपनी के जहाँ भी ये काम हो रहे हैं, मैं स्वयं पीडब्ल्यूडी में पहले सर्विस कर चुका, उसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। NHI से भी अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं और किसी भी राज्य के विकास के लिए सड़कों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्री महोदय जानकारी देंगे कि राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएँ हैं जिनको हम इसके अंदर प्रस्तावित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा साथ में ही कि सिकंदरा से लेकर गंगापुर सिटी, क्योंकि स्टेट हाईवे नंबर 25 एक रोड हुआ करता था अलवर से गंगापुर सिटी, उसमें आधी सड़कों तो आपने रेडकोर के माध्यम से पूरा कर दिया अलवर से सिकंदरा तक, और बाकी 65 किलोमीटर का जो लंबाई है सिकंदरा से लेकर गंगापुर सिटी की, वो अभी अधूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस परियोजना के तहत इस बचे हुए जो भाग है सड़क का, उसको भी क्या लेने का विचार रखते हैं, और राजस्थान में और भी ऐसी कौन कौन सी योजना है जो इस योजना में आप सम्मिलित उनको करना चाहेंगे। रेडकोर कंपनी राज्य में सड़कों के विकास हेतु निजी सहभागिता के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP योजना के अंतर्गत गठन किया गया है। वर्ष 2004 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत राज्य सरकार और ILFS द्वारा दोनों के से मिलकर इस कंपनी का गठन हुआ है। इसमें 50% अंशदान राज्य सरकार का है और 50% ILFS कंपनी का है। राज्य सरकार द्वारा दिया गया कुल इस पे अभी तक 215 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो बिना ब्याज के दिए हैं। इस कंपनी के द्वारा जो प्रस्तावित जो रोड हैं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है, अलवर से भिवाड़ी 85 किलोमीटर, अर्जुनसर से पल्लू 38 किलोमीटर और झालावाड़ से झालावाड़ रोड 30 किलोमीटर है, जिस पे लगभग 153 करोड़ रुपए 153 किलोमीटर कुल ये निर्माण होगा और कंपनी के द्वारा ये कार्य शीघ्र शुरू करने की किए जा रहे हैं जाना है। अध्यक्ष महोदय, क्या सिकंदरा से गंगापुर जो अधूरा कार्य है उसको भी इस परियोजना में सम्मिलित करने का विचार रखते हैं? कंपनी के बारे में काफ़ी शिकायतें राज्य सरकार को मिली थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और उस की रिपोर्ट आने के पश्चात ही आगे के बारे में निर्णय लिया जाएगा। श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री दिगंबर सिंह, अध्यक्ष महोदय, श्री राजेंद्र राठौड़, अध्यक्ष महोदय समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना श्री चाह राव रहा राजेंद्र सिंह, सिकंदरा से गंगापुर सिटी का जो बचा हुआ रोड है, बंशीधर खंडेला, क्या इस परियोजना में उसको स्वीकृत करने बंशीधर का खंडेला, विचार रखते हैं क्या? बैठिए। राजेंद्र राठौड़, हरी सिंह रावत, चंद्रकांता मेघवाल, श्रीमती सूर्यकांता व्यास,
श्रीमती अनीता बघेल, श्री अमराराम, श्री बनवारीलाल सिंघल, श्री शिवजी राम मीणा, श्री निर्मल कुमावत, श्री गुलाबचंद कटारिया, प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति में और प्रश्न नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए प्रश्नकाल समाप्त किया जाता है। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुई राजस्थान की पूर्व सांसद श्रीमती गायत्री देवी तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री माधो सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पूर्व सांसद श्रीमती गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ। आपके पिता कूच बिहार के राजा थे। आपने शांति निकेतन, बोलपुर, ब्रिलिया माउंट, लासेन, स्विट्जरलैंड तथा लंदन स्कूल ऑफ सेक्रेटरीज लंदन से शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1940 में आपका विवाह जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ हुआ तथा आप जयपुर की महारानी बनी। राजघरानों के भारतीय गणराज्य में विलय के पश्चात आपने वर्ष 1962 में राजनीति में प्रवेश किया और स्वतंत्र पार्टी की राज्य शाखा की अध्यक्ष बनी। आप अखिल भारतीय स्वतंत्र पार्टी की उपाध्यक्ष भी रही। श्रीमती गायत्री देवी तीसरी, चौथी तथा पांचवी लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी की सांसद रही। तीसरी लोकसभा के निर्वाचन में आपको देश में सर्वाधिक मतों से विजयी होने का गौरव प्राप्त हुआ। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति की सदस्य रही। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रही श्रीमती गायत्री देवी ने जयपुर में गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती गायत्री देवी अनेक सामाजिक संगठनों से संबद्ध रही। आप एमजीडी स्कूल, जयपुर की शासी परिषद, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सवाई जयसिंह दातव्यनाश, महारानी गायत्री देवी सैनिक कल्याण निधि, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर और महाराजा ऑफ जयपुर संग्रहालय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन रही। श्रीमती गायत्री देवी ने राजस्थान में पोलो को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तथा ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट रही। श्रीमती गायत्री देवी की पुस्तक ए गवर्नमेंट गेटवे तथा आत्मकथा ए प्रिंसेस मेंबर्स प्रकाशित हुई। श्रीमती गायत्री देवी का बीमारी के बाद दिनांक 29 जुलाई 2009 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री माधो सिंह का जन्म 12 सितंबर 1930 को हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री माधो सिंह छठी राजस्थान विधानसभा में रेवदर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में श्री माधो सिंह वर्ष 1961 में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन तथा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में निदेशक रहे। श्री माधो सिंह का दिनांक 11 अगस्त 2009 को निधन हो गया। मैं आप अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
ओम शांति। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आज कोई स्थगन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री वासुदेव देवनानी, श्री बाबूलाल बैरवा, श्री कर्नल सोनाराम चौधरी। पढ़ने की अनुमति है। कर्नल सोनाराम चौधरी सदस्य की ओर से बायतू क्षेत्र की 2 प्रमुख जलदाय योजनाओं को स्वीकृति के संबंध में आपको पढ़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। थैंक यू सर। राजस्थान विधानसभा के कार्य प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत बायतू क्षेत्र के 2 प्रमुख जल प्रदाय योजनाओं के विषय पर विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय जन मंत्री महोदय द्वारा आकर्षक कर चाहता हूँ कि जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति नितांत आवश्यक है। प्रदेश की सरकार द्वारा बजट योजना पत्र बिंदु 45/46 के तहत जो बहुत बड़ी जल प्रदाय योजनाएं जैसे उम्मेद सागर, समंदड़ी व पोखरण फनसून बायतू बालोतरा के ये जो बजट प्रावधान किया है, मैं इस हेतु मुख्यमंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री को ध्यान देना चाहता हूँ कि इससे अभावग्रस्त जनता को राहत मिले। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वित होने तक प्रदेश की रेगिस्तान के जिले बाड़मेर से सबसे विकट भौगोलिक स्थिति के क्षेत्र बायतू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 ग्राम पंचायतों के सभी ग्राम एवं ढाणियों को ऊंडू के जल स्रोतों से विभागीय जल प्रदाय योजनाओं से पानी उपलब्ध करवाया जाता है। क्योंकि इसके अलावा बायतू समूचे क्षेत्र में जमीन में पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि इस क्षेत्र में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जो योजनाएं बनाई गई है वे बहुत ही लंबी एवं कीमती है, इसलिए काफ़ी लंबे समय से स्वीकृत नहीं की गई है। परंतु प्रकृति के चुनौती देना संभव नहीं है। वर्तमान में ऊंडू से बायतू क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करने हेतु जो जल प्रदाय योजनाएं संचालित है बहुत पुरानी, जगह जगह से क्षतिग्रस्त, कहीं कहीं तो समाप्त हो गई है। पाइपलाइन पुरानी होने के कारण उनके जड़ों में जमावड़े से वे अवरुद्ध हो चुकी है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पाइपलाइन से लंबे होने, मरम्मत के अभाव एवं पानी की कमी के कारण इस योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायतों को राजस्व गांव की व ढाणियों को कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है। इस समस्या को समाधान हेतु विभाग स्तर से जोगासरिया सोमेश्वरा जल प्रदाय योजना अनुमानित लगभग 10.71 करोड़ की लाख व ऊंडू साइयों से ढाणी की कमी 6.49 करोड़ के स्वीकृत कर बजट स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को पास लंबे समय से विचाराधीन है। यदि इन दोनों योजनाओं को बजट प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में हो जाता है तो क्षेत्र में जनता को बड़ी योजनाओं जैसे उम्मेद सागर, समदड़ी, पोखरण फलसून, बायतू के लागू होने तक मिल सकेगी एवं इस जल प्रदाय योजनाओं से इन दोनों बड़ी योजनाओं की सहायक योजनाओं बनती है जो आगे जाकर मूल योजनाओं से क्षेत्रीय विस्तार हेतु सहायक सिद्ध होती है। साथ में इस क्षेत्र से हैंडपंप भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं, अतः हैंडपंप की स्वीकृति करने चाहिए। राज्य सरकार को विषय में संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचार कर शीघ्र स्वीकृति जारी करने का निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री शाले मोहम्मद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं राजस्थान विधानसभा के नियमों के नियम 295 के तहत सेना की रेंज निर्माण हेतु आरक्षित भूमि को जैसलमेर जिले के उपनिवेशन की मैन्योर भूमि को सेना को रेंज हेतु आवंटन न करके पुनः उपनिवेशन के मैन्योर भूमि घोषित करने व ओएनजीसी को आरक्षित करने के संबंध में अपना निवेदन है कि हाल ही में जैसलमेर जिले की उपनिवेशन भूमि व अन्य भूमि को सेना की रेंज निर्माण हेतु आरक्षित किया गया है। भूमि का एक बड़ा हिस्सा उपनिवेशन क्षेत्र है जिसमें इंदिरा गांधी नगर का विभिन्न शाखाओं का
फैलाव हैं और किसानों के लिए कृषि योग्य भूमि है। इस भूमि में काफ़ी संख्या में आबादी निवास करती हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय कि आरक्षित भूमि के सागर, लंगतला, बिछियाछड़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस व तेल के विशाल भंडार हैं और वर्तमान में इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की प्राकृतिक गैस और तेल भंडारों का पता चला है। जैसलमेर जिले के रामगढ़ कस्बे में 120 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित बिजली घर स्थापित हैं, जो गैस की आपूर्ति के अभाव में क्षमता के अनुरूप बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उक्त क्षेत्र में नवीन गैस भंडारों की खोज के पश्चात इस बिजली घर को क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने हेतु गैस का आपूर्ति हो सकती है, किंतु भूमि सेना को रेंज आरक्षित होने से गैस व तेल खोज में बाधाएं आ रही हैं। ये जमीन राज्य सरकार ने ओएनजीसी को 2013 तक के लिए लीज पर दे रखा है। अतः उक्त तथ्यों को देखते हुए जैसलमेर जिले की सेना को रेंज हेतु आरक्षित भूमि को सेना को आवंटित न करके उपनिवेशन मैनुअल भूमि व गैस व तेल निकालने हेतु आरक्षित रखा जाए, जिससे वहाँ के निवासियों को काफ़ी अच्छा लाभ मिले। जो काफ़ी नहर और सीढ़ी के जो खाड़े बने हुए हैं जहाँ पर वास्तव में वहाँ काश्त हो सकती है, इसलिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से और मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि इस पे तुरंत रूप से गौर फरमा के कार्य कराएं ताकि जैसलमेर की जनता को इसका तुरंत फायदा मिल सके। श्रीमती अनीता बघेल, श्रीमती मंजू देवी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र जायल के उपखंड कार्यालय की बहुत ही शिथिल कार्य व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मान्यवर, जायल विधानसभा क्षेत्र के उपखंड कार्यालय में सैकड़ों दावे अनिर्णित पड़े हैं तथा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र की जनता में इससे बहुत ही असंतोष व्याप्त हो रहा है। यहाँ तक कि उपखंड अधिकारी की कार्य में शिथिलता के कारण भूमि के बंटवारों को दावों का निस्तारण भी नहीं हो रहा है, जिससे जनता में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं एवं असंतोष व्याप्त हो रहा है तथा जनता परेशान है। आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के उपखंड कार्यालय में लंबित दावों का शीघ्र निस्तारण करावें ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर जसवंत यादव, श्री अनिल जैन, श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार सिंह, सुश्री सिद्धि कुमारी, आज दिनांक 27 अगस्त 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु 5 पर्चियां प्राप्त हुई है, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्न प्रकार हैं। श्री ओम जोशी, विधानसभा क्षेत्र फलोदी में अकाल की स्थिति में पंचायतों में परिसीमन बाबत। श्री मेवाराम जैन, बाड़मेर में अकाल एवं सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मंगलाराम गोदारा, अकाल एवं सूखा व बिजली की कमी के संबंध में। श्री महेंद्र चौधरी, अकाल एवं सूखा व बिजली की कमी के संबंध में। श्री ओम जोशी, श्री ओम जोशी, श्री मेवाराम जैन, श्री मंगलाराम गोदारा, श्री महेंद्र चौधरी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव राजस्थान विधानसभा पारित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। महोदय, मैं आपकी अनुमति से पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण विधेयक 2008। नंबर 2,
राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2009। नंबर 3 राजस्थान वित्त विधेयक 2009। नंबर 4 राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन विधेयक 2009। महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 118 का 2 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान 109वां संशोधन विधेयक 2009 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी लोकसभा द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है। पीडीटी आचार्य महासचिव लोकसभा नंबर 1/13 within bracket 1/2009/L-1 dated the 20th August 2009 from Sri P.D.T. Acharya, Secretary General Lok Sabha, to the Secretary Rajasthan Legislative Assembly, Jyoti Nagar, Jaipur. Subject: the Constitution 109th Amendment Bill 2009 ratification of. Sir, I am directed to state that the Constitution 109th Amendment Bill 2009 has been passed by the Council of States on the 3rd August 2009 and by the House of the People on the 4th August 2009. A copy of the bill as introduced in the Council of States and a copy of the bill as passed by the Houses of Parliament are sent herewith. As the bill contains an amendment which attracts the provisions of Clause D of the proviso to Clause 2nd of Article 368 of the Constitution, the amendment is required to be ratified by the legislatures of not less than one half of the states by resolutions to that effect passed by those legislatures before the bill is presented to the President for her assent. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly / the State Legislative Council as early as practicable and the result be communicated to this Secretariat. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines: that this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of Clause D of proviso to Clause 2nd of Article 368 proposed to be made by the Constitution 109th Amendment Bill 2009 as passed by both the Houses of Parliament. The parliamentary proceedings on this bill are being printed, and as soon as these are available, necessary number of copies thereof along with the copies of the bill as introduced in the Council of States and as passed by both the Houses of Parliament will be forwarded to you for the use of members of the state legislature or the liaison officer of your state in New Delhi. I may also inform you that the aforesaid proceedings and the bills will also be available on the Lok Sabha website loksabha.nic.in in due course. The receipt of this letter may kindly be acknowledged. Yours faithfully, PDT Acharya. महोदय, मैं लोकसभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूं। दोनों हो गए? कंप्लीट हो गए दोनों? अधिसूचनाएं श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री जितेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या सचिव राष्ट्रीय रेग 77 दिनांक 30/3/2009, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग याचिकाओं हेतु शुल्क पंचम संशोधन विनियम 2009 विरचित किए गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं। श्री शांति कुमार धारीवाल।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटकम बजट वर्ष 2008-2009 एवं आउटकम बजट वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। नंबर 1, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(4) के अंतर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 20वां, 21वां और 22वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004 एवं नंबर 2, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 मेज पर रखता हूँ। मेज पर रखता हूँ। कार्य का सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार श्री वीरेंद्र बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 7वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त 2009 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे माननीय अध्यक्ष के वैशम में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 27 अगस्त 2009 को सदन में लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2009 राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009, राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 का पूर्व स्थापन, उन पर विचार एवं पारण, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2009 पर विचार एवं पारण, वर्ष 2005-2006 के लिए अतिरिक्त मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पूर्व स्थापन, उस पर विचार एवं पारण, संविधान 109वां संशोधन विधेयक 2009 का अनुसमर्थन। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 7वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 7वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। विधायी कार्य विधेयकों पर पूर्व स्थापन, विचार एवं पारण। राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 श्री शांति धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पूर्व स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाए। ले लिया ना विधेयक का नाम। अच्छा, कहाँ है? नहीं है ना, और उसमें नहीं है। आज्ञा करनी है, आपने दिया ही नहीं है। ये नहीं है, नहीं है सही। राजस्थान नगर पालिका मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे श्री घनश्याम तिवारी, श्री घनश्याम तिवारी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री दिगंबर सिंह, श्री दिगंबर सिंह, श्री गुलाब चंद कटारिया।
श्री गुलाब चंद कटारिया। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 2 से 21 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 21 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 21 स्वीकार किए गए। नवीन खंड 21 के अंत स्थापित करने के संबंध में संशोधन प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 को संशोधित रूप में रखा जाए। लिख के दिया होगा डिपार्टमेंट में, नहीं संशोधन वो लिख के दिया होगा अलग से, आप अमेंडमेंट कर लिया। ये पढ़ दूं पूरा। 21 का कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष आहर्ता। राजस्थान नगर नहीं तो इधर से यही आएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में विद्यमान खंड 21 के पश्चात विद्यमान खंड 22 के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतर स्थापित किया जावे, अर्थात 21 का कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष आहर्ता। इस अधिनियम का तत्संबंध प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी नगर पालिका में ऐसे स्थानों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अविधारित किए जाएं, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु में न हो। ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हो। परंतु किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक में 2 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित नहीं किए जाएंगे। खंड 2, जहां किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम हो, वहां ऐसी जातियां, जनजातियां या यथास्थिति वर्गों में से भी केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। 3, जहां किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो, 5 से कम हो, वहां ऐसे स्थानों में केवल एक स्थान और इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। और जहां किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 से अधिक हो, वहां ऐसे 5 स्थानों के प्रत्येक खंड में एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा और 5 से कम स्थानों के लिए किसी भाग को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रश्न यह है कि नवीन खंड 21 के अंत स्थापित करने के संबंध में जो संसद प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। नवीन खंड 21 के अंत स्थापित करने के संबंध में संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि नवीन खंड 21 के अंत स्थापित करने के संबंध में संशोधन स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। नवीन खंड 21 के अंत स्थापित किया गया। खंड 22 से 234 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 22 से 344 तक स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 22 से 344 स्वीकार किया गया।
1 से 6 वाला, 1 से 6, हाँ। अनुसूची 1 से 6 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 से 6 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूची 1 से 6 स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2009 को संशोधित रूप में पारित किया जाए। यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे उन्हें अनुमति दी जाएगी। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 को संशोधित रूप में पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 संशोधित रूप में पारित किया गया। राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009, श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री शांति कुमार धारीवाल। विचारार्थ को राजस्थान न्यायालय फीस वाद मूल्यांकन अधिनियम 2009 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव करता हूं। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री दिगंबर सिंह, श्री दिगंबर सिंह, श्री गुलाबचंद कटारिया, श्री गुलाबचंद कटारिया, प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया है। खंड 1 अधिनियम सूत्र नामादि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नामादि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नामादि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो उन्हें अनुमति दी जाएगी।
प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009 पारित किया गया। राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 श्री गुरमीत सिंह कुन्नर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री गुरमीत सिंह कुन्नर प्रस्ताव करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे श्री घनश्याम तिवारी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री दिगंबर सिंह, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री गुलाब चंद कटारिया। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार 2 से 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 4 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गुरमीत सिंह कुन्नर प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009 पारित किया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 श्री भरत सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री भरत सिंह प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे श्री घनश्याम तिवारी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री दिगंबर सिंह, श्री गुलाब चंद कटारिया। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीत दो। अच्छा हाँ, प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को विचार लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं। तत्पश्चात
प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 4 स्वीकार किया गया। अधिनियम खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री भरत सिंह प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009 पारित किया गया। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे केशाराम चौधरी, घनश्याम तिवारी, राजेंद्र राठौड़, श्री दिगंबर सिंह, श्री गुलाब चंद कटारिया। प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 से 21 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 21 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 21 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नामादि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नामादि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नामादि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक 2009 को पारित किया जाए। जो कोई सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2009 पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक 2009 पारित किया गया। वित्तीय कार्य वर्ष 2005-2006 के लिए अतिरिक्त मांगों पर पहले प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के नियमित राज्यपाल महोदय द्वारा रुपये 20,80,33,166 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है मांग संख्या 27। प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 27 पेयजल के संबंध में मार्च 31, 2006 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,02,94,260 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 42। प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,09,010 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 41। प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,49,135 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।
प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में मांग में 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,029 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। इस पे शांति धारीवाल का राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2 योजना का पुनर्स्थापन विचार पारण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। पुनर्स्थापित करता हूं। पहले पुनर्स्थापित की। दो दे दिया। हाँ, विचारार्थ करता है। विचारार्थ ले लिया। प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009 पारित किया गया। संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प। श्री शांति धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यह सदन भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक खंड घ के परिधि के अंतर्गत आने वाले संशोधन का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संशोधन संविधान 109 संशोधन विधेयक 2009 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है। 16 वाला ही कहाँ है? यहाँ आ गया ना। जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। जो कोई मान्य सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। प्रश्न यह है कि सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक के खंड घ की परिधि के अंतर्गत आने वाले संशोधन का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान 109 संशोधन विधेयक 2009 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया। पहले ये निपटाते हैं या ये देखें? हाँ, पहले ये
वो रखेंगे, आप नाम बोल फिर ये बोल दें जो ठीक है, फिर बाद में ये लें। श्री वीरेंद्र कुमार बेनीवाल। हाँ बोलो। अध्यक्ष महोदय, ये सदन आपके ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं आप। प्रस्ताव मैं बोल लूँ, उसके बाद मैं आपसे प्रस्ताव के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोल लें। आप इस पर भाषण दे रहे हैं क्या? 2 मिनट बाद इसी पर जी। यह सदन हमेशा इतिहास रहा है राजस्थान का कि हमेशा परंपराओं पर चला है। शॉर्ट ही करें, बहुत शॉर्ट। और सत्ता पक्ष की तरफ से जब भी कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने सद्भाव और मिलाप से काम करने की कोशिश की है। न कभी हमने प्रपंच किया, न कोई प्रलाप किया, किसी प्रकार से किसी जाति को लड़ाने की कभी कोशिश नहीं करी। न कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, न कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, न कभी गूदर को मीणा से लड़ाया। उसी पर आ रहा हूँ साहब। न किसी गूदर को मीणा से लड़ाया और नहीं लड़ा। और कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब सामने वालों से कोई लड़ने की शक्ति अगर नहीं रखते तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो पिछली बार हुआ, निश्चित तौर पर हमें भी उसका दुख है कि आज वो लोग उपस्थित यहाँ पर नहीं हैं। उनको उपस्थित होना चाहिए था। और ये पहली बार ही नहीं हुआ, चाहे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे हों, चाहे हरदेव जोशी रहे हों, चाहे प्रतिपक्ष के नेता कल्ला रहे हों, चाहे प्रतिपक्ष के नेता माननीय रामनारायण जी चौधरी रहे हों, और बल्कि मुख्यमंत्री की हैसियत से खुद वसुंधरा जी ने यहाँ पर खेद प्रकट किया अगर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने अनुशासनहीनता तोड़ी हो। आपको ध्यान हो 1991 में अध्यक्ष के माइक को सुरेंद्र जी व्यास ने तोड़ दिया और राजेंद्र जी पारिक जो यहाँ पर विराजमान हैं वो भी गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के उन्होंने जो है उसको राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ दिया। तो उस पर खेद प्रकट किया गया बाकायदा, और खेद प्रकट करने के बाद में जो है उनको एंट्री दी गई। हमने उनकी अनुशासनहीनता पर सिर्फ उनको इस सत्र से बाहर निकालने का प्रस्ताव सदन में रखा। 1 साल का और 1 साल में 1 साल का प्रस्ताव रखा जो सदन ने बहुमत से पास किया। लेकिन उन्होंने पूरे विधायक काल के लिए निकालने तक के प्रस्ताव रखे। जब खेद प्रकट किया गया, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो सकती है तो मुझे खेद प्रकट करना चाहिए। वो ये मेरी पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाली बात होती है। कोई इसमें मेरी कोई नाक कट गया है, इस तरीके की बात नहीं होती। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जोड़ा। हमने यही नहीं, एक ही नहीं बल्कि दोनों किरोड़ियों को जोड़ा। हमने हिंदू, गुजर और मीणों को जोड़ा। हमने सबको जोड़ने की कोशिश करी, इनको भी जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन ये तो हमारी क्या, ये तो हाईकमान की बात मानने को तैयार नहीं है। इनका यही पता नहीं है कि साहब ये कब तक रहेंगे और कब तक नहीं रहेंगे। आपस के झगड़े इनके, ये इनमें से कई लोग ये कहते हुए हैं कि साहब हम वसुंधरा जी के लीडरशिप में यहाँ पर बैठने को तैयार नहीं है। बहाना ये बनाते हैं कि साहब जो है वो जो है हमें बुलाया नहीं गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इस इतिहास में, इस विधानसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब कभी किसी के द्वारा गलती की गई हो और अगर उसको एक दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए या पूरे विधायक काल के लिए निकाला गया हो तो किसी न किसी के द्वारा जो है वो खेद प्रकट नहीं किया गया हो। लेकिन ये खेद प्रकट करने को तैयार नहीं है। तो मैं इनकी मानसिकता पर मैं क्या बोलूं, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, नहीं तो वो बुरा मानेंगे खाम है। लेकिन ये इतना सा आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अनुशासनहीनता की क्या बात करते हैं आप। जिस माननीय ज्ञानदेव आहूजा ने यहाँ पर जिस प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई, उसी पे उन्हीं के हाईकमान ने मोहर लगा दी और उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मेरा ये निवेदन है कि इन सब के बावजूद भी हमने आज भी उनसे कहा कि आप चलिए खेद प्रकट करिए। खेद प्रकट करते ही हम जो है आपका इस सदन में स्वागत करेंगे। आपको अधिकार है इस सदन में बैठने का, यहाँ के वाद विवाद में हिस्सा लेने का। लेकिन आज भी वो नहीं माने। लेकिन फिर भी आपने आज भी कहा आज मुख्यमंत्री जी के चैम्बर में कम से कम भी 10 माननीय सदस्य जो है प्रतिपक्ष के एकत्रित हुए थे, जिसमें कटारिया साहब भी थे, घनश्याम तिवारी साहब भी थे, राजेंद्र जी राठौड़ भी थे और वगैरह 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 कई लोग थे।
मैं इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूलो मत, मांगो माफी, मत बताओ खेद, क्योंकि इनकी तो आदत पड़ गई है। क्या बात है? ये बगैर उसके कुछ रह नहीं सकते। ये हमारा क्या, अपने हाईकमान का कहना नहीं मानेंगे, हमारा क्या मानेंगे, लेकिन फिर भी हमें सदन चलाना और इनका सहयोग लेना है, इनको शामिल करना है। तो इसलिए जो 3 विधायक जिनको सदन ने इस सत्र के लिए 1 वर्ष के लिए निकाला था, तो मैं चाहता हूं कि साहब हमारे मुख्य सचेतक उस बारे में कुछ न कुछ प्रस्ताव रखें। तो ये काम आप सुबह ही कर लेते ना, ये काम सुबह ही कर लेते ना श्री वीरेंद्र बेनीवाल। आपने भी सलाह आप दी है, सुबह ही दे देते आप सलाह। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28 जुलाई 2009 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भडाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत सदस्य राजस्थान विधानसभा को दिनांक 27 जुलाई 2009 को आसन के समीप आकर अन्य अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोकने, माइक हटाने, व्यवस्था संबंधी कागजात को छीन लेने, आसन के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने तथा सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के अमर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदीय परंपराओं के विपरीत आचरण करने के फलस्वरूप 1 वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलंबित किया गया था। इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परंपरा रही है। जब भी पूर्व में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, तत्समय संबंधित सदस्य स्वयं अथवा उनकी ओर से प्रतिपक्ष के माननीय नेता की ओर से खेद प्रकट किए जाने की परंपरा रही है। लेकिन यह प्रथम अवसर है जबकि न तो संबंधित माननीय सदस्यों की ओर से न ही माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से ऐसा करने की मंशा दर्शाई गई है और सदन की बैठकों का बहिष्कार किया जा रहा है, जो इस सदन की सुस्थापित परंपराओं के विरुद्ध है। सदन के माननीय नेता को बजट पर सामान्य वाद विवाद एवं विनियोग एवं वित्त विधेयक पर नहीं बोलने देने जैसे कृत्य प्रतिपक्ष की ओर से किया गया है। यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री तक को बोलने नहीं देने हेतु बहिष्कार किया गया। फिर भी सत्ता पक्ष का मत है कि सदन में पक्ष एवं विपक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा सदन की गौरवशाली परंपरा यथावत अक्षुण्ण बनी रहे। इस हेतु मैं यह संकल्प सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भडाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत का निलंबन अब तक के निलंबन को पर्याप्त मानते हुए इस संकल्प के पारित होने के बाद उनका शेष निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जावे। प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने सदस्यों का निलंबन समाप्त किए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। माननीय सदस्य ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भडाना व श्री भवानी सिंह राजावत का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। हाँ रुको तो सही। तो आपदा प्रबंधन और अकाल की स्थिति पर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी वक्तव्य देना चाहते हैं। इजाजत। ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय, कर लो इसमें। नहीं, बिल्कुल गांव में बहुत हालत खराब है। आपको माननीय मंत्री महोदय मैंने पहले अवगत भी कराया। 1 घंटे बिजली नहीं मिल रही है 24 घंटों में से। बहुत मारामारी है। हमारा इलाकों में जाना मुश्किल हो रहा है। आपको पहले भी सवाल करने की बात करी थी, उसमें भी बिजली होने से पानी की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। तो बिजली रमजान का महीना चल रहा है, जितना खेतड़ी में बिजली दे रहे हो, जितना सरदारपुरा में बिजली दे रहे हो, क्या हमारे इलाकों में बिजली आ रही उतनी? मंत्री महोदय, आप अपने महीने में सहरी और इफ्तियारी के टाइम पे बिजली के बारे में बिजली भी सम्मिलित होगी। बिजली के लिए जरूर बोले आप सर। उसके लिए कितनी उपलब्ध है राजस्थान, क्योंकि सभी को अभी आवश्यकता बिजली की है। गाँव में किसानों को आगे कब तक आप सुधार करोगे? ये वक्तव्य दोगे भी दो। बिजली के लिए अवश्य बोले साहब आप देने की लिए। बिजली बिल्कुल नहीं है। आपके आ रही है इंडोन में माननीय मंत्री महोदय? नहीं,
ये बहुत गंभीर मसला है और इसमें आप बिजली से ही शुरू करो। मेरा निवेदन आपसे है कि बिजली से ही शुरू करो। केजरी से आने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय, सर उसके बाद बिजली के बारे में बिजली चालू करने के लिए व्यवस्था करें। बिजली की बहुत बुरी हालत है। बात समाप्त हो जाने दीजिए, मैं आपका अवसर अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिजली से शुरू करें क्योंकि अकाल और बिजली सब जुड़े। आप बाद में बोल लीजिए, पहले श्री विदुड़ी क्या करें। अध्यक्ष महोदय, लगातार मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 5 घंटे बिजली की बात है, 2-2 घंटे भी बिजली नहीं आती है। और 2 घंटे बिजली आती है तो उसको 5 मिनट 10 मिनट फिर काट कर रात को रोटेशन में कर दिया जाता है। ये पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के साथ और किसानों के साथ नाइंसाफी है, जबकि हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि बिजली हम 8 घंटे देंगे। हमें बिजली चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का पूरी तरीके से हम चुनाव इसी मुद्दे पर जीत कर आए हैं। वक्तव्य केवल अकाल पर देना चाहते हैं मंत्री जी, शायद कैसे मिले। और माननीय मंत्री जी केवल अकाल पर वक्तव्य देना चाहते हैं। अध्यक्ष अकाल पे नहीं सुनना, बिजली जोड़िए इसमें, मजाक थोड़ी है। आप बिजली से शुरू करें। वक्तव्य अगर मंत्री महोदय को देना है, अध्यक्ष महोदय, तो बिजली से शुरू कराइए। मंत्रियों की अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी निवेदन करना चाहिए कि बिजली पे भी हमारे क्षेत्र में क्रैशर लगे हुए हैं रोडियों के, 70-80 क्रैशर हैं। अभी उनको बिजली का कनेक्शन देकर, जबकि वो डीजल से चल रहे थे, उनके कनेक्शन काट दिए जाए, देहात की पूर्ति हो जाएगी हमारी। वो अनावश्यक ही उनको कनेक्शन दे दिया गया, जबकि बहुत जरूरी भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन है, जब अकाल पर बिजली मंत्री जी बोले तो बिजली पर जरूर बोले। हमारी स्थिति बहुत ही असहनीय हो गई है। हमारे एग्रीकल्चर इलाके में आप बिजली का क्या प्रबंध करने जा रहे हैं? मैं ये निवेदन आपसे इसलिए कर रही हूँ कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मैं रेज करना चाहती थी, पर हमारे पर नजर नहीं पड़ी और हमें मौका नहीं मिला। तो निवेदन ये है, बिजली से जरूर शुरुआत की जाए। धन्यवाद। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पूरे उत्तरी भारत में वर्षा की अल्पता के कारण इस समय अकाल की परिस्थिति पैदा हो रही है। से पहले भी निवेदन किया माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अकाल का वक्तव्य बाद में सुनेंगे, पहले बिजली पे और उत्तर भारत की बात मत करिए। आप राजस्थान से शुरू करिए, उत्तर भारत की बात नहीं। मैं सर इसके बारे में बोलूंगा, बिजली के बारे में भी। मैं बिजली के बारे में भी बोल रहा हूँ सर। पहले बिजली दूसरे जुड़ो। अरे मैं सर पर चाहिए पहले नहीं, हमको बिजली पर चाहिए। आप भी बिजली पर चढ़ा। अध्यक्ष महोदय, अकाल बाद में हो जाएगा। आपने नहीं पता पीने का बिजली की वजह से पशु मर रहे हैं। टेकड़ी से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने जो और सारे सदन के हमारे छोड़ेंगे नहीं माननीय सदस्यों ने जो बिजली की समस्या के बारे में अपनी चिंता प्रकट करी, वो बिल्कुल सही है अध्यक्ष महोदय। और मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं अकाल का, इनका आपस में गहरा संबंध है, बिजली का और अकाल का। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तरी भारत में इस समय वर्षा की अल्पता के कारण बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार और आसाम के खुद अपने 26 जिले, करीबन 200 से अधिक जिले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अकाल के अंदर सम्मिलित किए हैं। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। आज पानी की कमी के कारण पूरे जो हमारा उपयोग था बिजली का वो बढ़ गया। गत बार के मुकाबले में हमारा बिजली का उपयोग 20 से 30% तक अधिक बढ़ गया, क्योंकि इस वर्ष ये वर्षा का मौसम था और बारिश की वजह से अधिकतर बिजली के उपयोग नहीं होता था। और ये जो पर्टिकुलर महीने हैं, जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3 महीने हैं, इनमें वर्षा के कारण विद्युत की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती थी। लेकिन पहली बार इतना गंभीर संकट हुआ है कि 26 जिले
राजस्थान के अकाल में घोषित करने पड़े और अन्य जिलों की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस समय अगर प्रतिपक्ष यहाँ होता तो मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी चर्चा होती। पूरे घोषित किया जाए, चित्तौड़गढ़ जिले को भी अकालग्रस्त घोषित किया जाए। 26 नहीं, राजस्थान के 32 के 32 जिलों को अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। 33 जिलों को अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। यहाँ भी ये हमारे जिले को छोड़ना नाइंसाफी है। अभी अन्य जिलों में भी जहाँ पे अकाल की स्थिति नहीं है उसके अंदर भी स्टडी की जा रही है। गिरदावरी की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके आधार पे 26 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया और उसमें अभी भी जो बाकी बचे हुए 7 जिले हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उनकी भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और वर्तमान में इस तरह के कोई और भी जिले अगर होंगे जिनके ऊपर बारिश की उपलब्धता पूरी नहीं है तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय क्योंकि माननीय केकड़ी से आने वाले सदस्य ने कहा वर्षा की कमी से दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं अध्यक्ष महोदय, बिजली भी और वर्षा, और इसकी वजह से पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है और पानी के दोहन के होने की वजह से पूरे उत्तरी भारत में इस वक्त बिजली की आवश्यकता अचानक बढ़ गई और उसका मुख्य कारण है कि बिजली की समस्या राजस्थान में पैदा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो नए प्लांट हैं वो भी आ रहे हैं। अभी इसमें हमारा सूरतगढ़ थर्मल अपना आ चुका है पूरा और हमारा कोटा भी आ रहा है और उसके अलावा 2 प्लांट हमारे और आ रहे हैं, भी गिरिल का भी आ रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा जवाब दे दें, ये जो स्थिति अभी है, कितने घंटे ग्रामीण इलाकों में आप बिजली दे रहे हैं और इसमें सुधार कब तक हो जाएगा ताकि राजस्थान की जनता को माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय केकड़ी से 5 घंटे बिजली की बात है। माननीय अध्यक्ष, लगातार बिजली 5 घंटे लगातार मिलनी चाहिए। बिजली में 1-1 घंटे काट के नहीं मिलनी चाहिए बिजली में। और जो अधिकारी बिजली नहीं दे सकते, बिजली को ऐसे कर रहे हैं, सरकार को फेल करने पे उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? चर्चा समाप्त। 5 घंटे के इन्होंने कहा, आधे घंटे में नहीं मिलती। मेरे क्षेत्र में तो बिजली 5 मिनट नहीं आती है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।